Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your GK teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 5th GK में जो न्यू टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेट साइंटिस्ट. ओके, सो चिल्ड्रन, आज हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और आविष्कार उन्हीं इन्वेंशन के कारण चिल्ड्रन आज हम सभी हेल्दी हैं और इतनी इजी लाइफ जी रहे हैं. यस, सोचिए अगर उन साइंटिस्ट ने अगर उस समय हमें इन चीज़ों का मतलब नहीं समझाया होता, अगर हमें ये इन्वेंशन नहीं दिए होते, तो चिल्ड्रन यकीन मानिए हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे होते. और इसलिए आज हम उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से आविष्कार, ऐसे कौन कौन सी चीज़ों की उन्होंने खोज की थी जिसके कारण हमारी लाइफ इतनी अच्छी है और हम इतने कंफर्टेबली आराम से रह पा रहे हैं. राइट? So children, let's start the chapter Great Scientist, जिसमें हम साइंटिस्ट के नाम, कौन सी उन्होंने खोज की थी और उस खोज का क्या फायदा हुआ हमारी लाइफ में. So are you ready to start the chapter Great Scientist? Let's start. So the first scientist in front of you is Alexander Fleming. Okay, who is he? Alexander Fleming. Children, मान लीजिए कि आपको फीवर हो जाता है या आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है. क्या करते हैं हम एक दिन वेट करते हैं और जब हमारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता तो हम जाते हैं सीधे डॉक्टर के पास. डॉक्टर हमें कड़वी कड़वी दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं. लेकिन मान लीजिए कि अगर ये एंटीबायोटिक्स हमें नहीं मिले घर में, अगर हमें इन चीज़ों का पता ही ना हो, मार्केट में एंटीबायोटिक्स जैसी कोई चीज़ ही उपलब्ध ना हो, क्या होता फिर हम पेट पकड़ के बैठे रहते, दर्द से करहा रहे होते. राइट? और हम कितने दिन खेल नहीं पाते, कितने दिन अच्छा नहीं खा पाते. बट ऐसा नहीं होता है. हम सीधे हॉस्पिटल जाते हैं या फिर मेडिकल शॉप जाते हैं, वहाँ से हम मेडिसिन खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और 2-3 दिन के अंदर हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी सिम्टम्स थे, वो सब खत्म हो जाते हैं एंड वी आर एब्सोल्युटली फाइन. बट हैव यू एवर थॉट कि ये सब मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स कैसे बनी होंगी? भाई किसी ने तो बनाया होगा ना. कौन थे वो जिन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स दी और हमें इन्फेक्शन से लड़ना सिखाया? चिल्ड्रन, ये वही है साइंटिस्ट जिन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स से इंट्रोड्यूस कराया. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. चिल्ड्रन, द ग्रेट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है. ही इज बीन गिवन द नोबेल प्राइज. भाई उन्होंने इतना नोबेल कॉज किया, इतना कुछ हमें दिया, आज हम हेल्दी रह पाते हैं. अगर हमें बीमारी हो भी जाती है तो हम उससे इतने आराम से लड़ पाते हैं. उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है. चिल्ड्रन, सो लेट्स रीड आउट अबाउट हिम. Alexander Fleming was a Scottish physician scientist who was recognized for discovering penicillin. Okay, so children, Alexander Fleming जो थे वो Scottish scientist थे. ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था जिसकी मदद से एंटीबायोटिक्स बनती हैं. ओके, so he was a Scottish physician scientist who was recognized for discovering penicillin. The simple discovery and use of the antibiotic agent has saved millions of lives. 100% true, children. और ये ऐसे ही नहीं बन गए थे साइंटिस्ट, ये तो कुछ और काम करते थे. राइट? चिल्ड्रन, इन्होंने वॉर में देखा, उस समय वॉर बहुत होते थे, युद्ध बहुत होते थे, सोल्जर्स बहुत ज़्यादा घायल हो जाते थे. तो ये देखते थे कि भाई सोल्जर्स जिनको चोट लगी है उनकी मरहम पट्टी करते थे. यूज्ड टू गिव फर्स्ट एड टू देम. बट वॉट हैपन कि ही वॉज लुकिंग एट दोज सोल्जर्स ऐसे एक वॉर के दौरान. इन्होंने लगा कि यार ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हें जो चोट लग रही है, इन्हें जो घाव हो रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वॉर, कि वॉर में वो वुंडेड हो गए, चोट लग गई, किसी प्रकार का इन्हें कोई वेपन ने कुछ घायल कर दिया. ये चोट उस प्रकार की नहीं है, ये बीमार किसी और रीज़न से हो रहे हैं. और फिर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्हें समझ में आया कि ये तो किसी इन्फेक्शन के काम है. ये जो घायल हो रहे हैं, ये जो इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन.
और फिर उन्होंने खोज की और इस तरह से उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया चिल्ड्रन। इस तरह से पेनिसिलिन की खोज हुई और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, ये पता किया कि ये कौन सा एजेंट है, एंटीबायोटिक एजेंट है जो कि क्या करेगा, बैक्टीरिया को खत्म करेगा और हमारी बॉडी को बैक्टीरियल फ्री करेगा, इन्फेक्शन फ्री करेगा। एंड दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स चिल्ड्रन। ओके, सो the simple discovery and use of the antibiotic agent has saved millions of lives. कितनी सारी लाइफ बची है यार, कितनी सारी जिंदगियां बची हैं। And earned Fleming together with Howard Florey and Ernst Chain, who devised methods for the large scale isolation and production of penicillin. तो children, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने साथ में किसके किसके, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन के साथ में मिलकर बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे रिसर्च किए और तब जाके उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन किया। क्योंकि हमेशा आपको एक दो लोगों की मदद चाहिए होती है कि नहीं। तो मेन चीज तो उन्होंने खोज की थी कि भाई पेनिसिलिन जैसी कोई चीज है जिसकी मदद से एंटीबायोटिक्स बन सकते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करेंगे। फिर साथ में उनके और दो लोग आ गए, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, जिनकी मदद से उन्होंने इस एजेंट पे काम किया और डिस्कवर किया पेनिसिलिन। द 1945 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन, और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, कब, 1945 में। सो प्लीज लुक हियर केयरफुली, ही इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिल्ड्रन, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज जीके में ये सवाल पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो यू मस्ट नो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। The discovery of penicillin, one of the world's first antibiotics, marks a true turning point in human history. Of course, भाई जो चीज को हम जानते ही नहीं थे, इन्फेक्शन को हम कुछ समझते ही नहीं थे, तकलीफ हो रही है, दर्द से करहा रहे हैं, परेशान है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि इसका कैसे इलाज किया जाए। अगर उसका एक तोड़ समझ में आ जाए, अगर उस इलाज का एक हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज द सोल्यूशन, तो यार एक बहुत बड़ी बात होगी कि नहीं होगी। इज इट अ वेरी बिग थिंग और नॉट? सो डेफिनेटली चिल्ड्रन ये हुआ था। जैसे ही पता चला कि पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा, ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्या आ गया, एक बहुत बड़ा धमाल मच गया, धूम मच गई। ओके, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, मार्क्स अ ट्रू टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। एक टर्न ले लिया कि जिस चीज से हम लड़ नहीं पा रहे थे, आज हमारे पास वो चीज है कि नहीं। इसी तरह से जो ये साइंटिस्ट होते हैं, बीमारियों की खोज करते रहते हैं कि क्या चीज़ को मिलाकर क्या ऐसा रिएक्शन करें, क्या चीज़ डिस्कवर करें कि जिससे हम लोग लड़ सके और हेल्दी हमेशा रह सके। और ऐसे ही धीरे धीरे करके साइंटिस्ट क्या करते हैं, खोज करते हैं, है कि नहीं। तो आप देख लो, कोई भी बीमारी आती है, टाइम लगता है साइंटिस्ट को, है ना, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, है ना, एक टाइम के बाद में दे कम आउट विद द सोल्यूशन। और फिर जब वो सोल्यूशन आ जाता है, हम सबको वो चीज़ लग जाती है, तो हम सब बिल्कुल सही हो जाते हैं, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, हमारी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो इन सब का श्रेय किसको जाता है, साइंटिस्ट को जाता है कि नहीं। अगर ये साइंटिस्ट ने मेहनत नहीं की होती, रिसर्च नहीं किया होता, खोज नहीं की होती, दिन रात एक नहीं किए होते, तो क्या हम सब हेल्दी रह पाते? नहीं चिल्ड्रन। और वही एक रीजन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इतना मानते हैं, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज ही गेव अस पेनिसिलिन। ओके, when doctors finally had a tool that could completely cure their patients of deadly infectious diseases, क्योंकि हर एक डॉक्टर के पास में अब एक टूल था, एक टेक्निक थी कि उनके पेशेंट्स को क्या कर सके, क्योर कर सके, उनका इलाज कर सके किसी भी प्रकार के डेडली इन्फेक्शियस डिजीजेस से, है कि नहीं। तो हर डॉक्टर्स वर व्हाट, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हैप्पी, दे हैड समथिंग इन देयर हैंड्स कि अगर उनके पेशेंट्स को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो दे न्यू कि दिस इज द सोल्यूशन, इफ वी गिव आवर पेशेंट्स विल फील बेटर, much better. Okay, penicillin was discovered in London in September 1928. So you have to remember the date. कब हुआ था आविष्कार? 1928 सितंबर में चिल्ड्रन इन लंदन। एंड हु इज ही? अलेक्जेंडर Fleming. Okay, so do not forget his name. He is Alexander Fleming, children, discoverer of penicillin.
ओके, अंडरस्टूड, ऑल राइट। नेक्स्ट साइंटिस्ट। ओके, अब दूसरा जो कारनामा किया वो किया इन साइंटिस्ट ने। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट? लुइस पास्चर। ओके, सो द नेम ऑफ द सेकेंड साइंटिस्ट इज लुइस पास्चर। क्या किया था इन्होंने? पहले वाले साइंटिस्ट जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया, ठीक है, हमने इन्फेक्शन से लड़ना सीख लिया, एंटीबायोटिक्स बना दी। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, किस प्रकार का कारनामा कर दिखाया था? सो चिल्ड्रन, नाम में ही वो कारनामा छुपा हुआ है। लुइस पास्चर माने इन्होंने किस प्रोसेस की खोज की? पास्चराइजेशन। ओके, सो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चराइजेशन? अब मान लो आप दूध का पैकेट ले आते हैं, ठीक है, अब दूध लाया आपने, या फिर आप मान लीजिए कि यू हैव गॉन टू दी काऊ शेड, वहां पे जाके आपने दूध लेकर आ गए। अब आप दूध लेकर आ गए और आपको पास्चराइजेशन का मतलब नहीं पता और आपने उसको रख दिया। 2 दिन के बाद अगर आप उस दूध को देखोगे तो आपको दूध खराब मिलेगा, है ना, बिल्कुल खराब हो जाएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। बट अब आप इसको नॉर्मल सिनेरियो में समझिए कि यू हैव गॉट द मिल्क फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द मिल्कमैन, और आपकी मदर उसको क्या करती हैं, उसको वार्म करती हैं, ल्यूक वार्म करती हैं, उसको एक डिग्री में, सर्टन डिग्री में उसको बॉयल करके क्या करती हैं, ठंडा करती हैं। सो चिल्ड्रन, फिर आप देखो कि वो 2 दिन भी आराम से दूध चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसे। क्या मतलब है इसका? क्यों किया जाता है ये सब, किस लिए किया जाता है? सो चिल्ड्रन, इस प्रोसेस को कहा जाता है पास्चराइजेशन। Okay, this process is known as pasteurization, which was discovered by Louis Pasteur. ठीक है, so let's see in detail what is it's all about. Pasteurization process was named after the French microbiologist Louis Pasteur. तो ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, he was Scottish. जो आपके लुइस पास्चर हैं वो कौन से हैं? वो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्लियर? Whose research in the 1860s demonstrated that thermal processing would deactivate unwanted microorganisms in wine. So children, इन्होंने रिसर्च किया, कब किया? 1860s में, और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये दिखाया कि थर्मल प्रोसेसिंग की मदद से वाइन में, ओके, वाइन में जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब अनवांटेड मतलब हम नहीं चाहते कि वो रहें, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं उस वाइन में, उसको क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। किसकी मदद से? थर्मल प्रोसेसिंग की मदद से। ठीक है, तो ये किसने आविष्कार किया? लुइस पास्चर ने किया। कब किया? 1860s में ये करके दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। स्पॉइलेज एंजाइम्स आर ऑल्सो इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग पास्चराइजेशन। तो क्या होता है पास्चराइजेशन में? स्पॉइलेज एंजाइम्स जो होती हैं, ओके, जो खराब एंजाइम्स होते हैं, आर ऑल्सो इनएक्टिवेटेड, उनको भी क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिव कर दिया जाता है। एक्टिव मतलब बहुत एक्टिव है ना, खराब कर सकते हैं। इनएक्टिव मतलब क्या हो जाता है? मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। टुडे पास्चराइजेशन इज यूज्ड वाइडली इन द डेयरी इंडस्ट्री। इस प्रोसेस का यूज सबसे ज्यादा आप देखोगे कहां होता है? डेयरी इंडस्ट्री में, ओके, बाकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डेयरी इंडस्ट्री में होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के जो सामान होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खराब होते हैं इन अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, और इसलिए उन्हें पास्चराइजेशन की सबसे ज्यादा क्या होती है? नीडिंग होती है, दे नीड इट, ओके, and other food processing industries to achieve food preservation and food safety. So yes children, पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है डेयरी इंडस्ट्री, साथ में बाकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ताकि क्या हो सके? ताकि फूड प्रिजर्व रह सके अच्छे से, है ना, खराब ना हो, प्रिजर्व रह सके और फूड की सेफ्टी बरकरार रहे, हम अच्छा खाएं और हेल्दी रहें।
ठीक है। अगर पाश्चराइजेशन का प्रोसेस हमें नहीं मालूम होता तो क्या होता, दूध जल्दी जल्दी खराब हो जाता, या फिर हम वही कच्चा दूध पी जाते और हमारे पेट में भी वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते, तो हम क्या हो जाते, वी कुड हैव फॉलन इल, राइट। एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो डेयरी वाले तो यूज करते ही करते हैं, है ना। साथ ही साथ अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी पाश्चराइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करती है। किस लिए करती है, ताकि फूड प्रिजर्व रह सके और फूड की सेफ्टी बरकरार रह सके। सो ही इज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। सो ही इज लुइस पाश्चर, चिल्ड्रन। ओके, सो आप सोचिए कि इस प्रकार के प्रोसेस बनाने में, इस प्रकार की कोई भी खोज करना क्या बहुत इजी काम है? इट इज नॉट एन ईजी टास्क। सालों लगते हैं, दिनों लगते हैं चिल्ड्रन, घंटों घंटों बैठ के रिसर्च करना होता है, तब जाके एक किसी चीज का हमें उपाय पता चलता है, हमें खोज पता चलती है। सो दीज साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट एज वेल एज दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जो दिन रात सिर्फ काम करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। क्लियर? ओके। पाश्चराइजेशन और पाश्चराइजेशन, ध्यान दीजिए दो बार क्यों है, बिकॉज एक में Z बना हुआ है और एक में S बना हुआ है। क्लियर? सो पाश्चराइजेशन और पाश्चराइजेशन is a process in which packaged and non-packaged food such as milk and fruit juices are treated with mild heat, usually to less than 100 degrees Celsius, that is 212 degree Fahrenheit. F का मतलब Fahrenheit, to eliminate pathogens and extend shelf life. तो बेसिकली ये प्रोसेस है चिल्ड्रन पूरा। पाश्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? पाश्चराइजेशन का प्रोसेस होता है जब हम कोई पैकेज्ड फूड, है ना, पैक्ड फूड, या फिर कोई भी नॉन पैक्ड फूड, जैसे आपका दूध हो गया या किसी प्रकार का जो फ्रूट जूसेस हो गए, है ना। फ्रूट जूसेस आप देखो जब बॉक्सेस में आते हैं, पैक्ड आते हैं, तो कैसे लिखा रहता है कि आप इतने इतने टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पाश्चराइज कर दिया जाता है। पाश्चराइज कर दिया गया मतलब उसकी लाइफ को आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ओके, और क्या है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस है कि ट्रीट करना, है ना, उन चीजों को ट्रीट करना। कैसे ट्रीट करना? कि उसको क्या करो, गरम करो। गरम कैसे करो? 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप उसको क्या करो, हीट अप करो। ओके, एंड उससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, दे आर किल्ड। ओके, एंड चिल्ड्रन उससे क्या होगा, उस चीज की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पाश्चराइजेशन की मदद से आप किसी भी चीज की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हो और फिर उसे आराम से आप कंज्यूम कर सकते हो। दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज पाश्चराइजेशन। तो इतने सारे जो पैक्ड चीजें हमें मिलती हैं और उसमें लिखा रहता है कि आप इतने इतने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों नहीं खराब होती है वो चीजें? बिकॉज दे ऑल हैड गॉन अंडर द प्रोसेस ऑफ pasteurization, which was given by Louis Pasteur. Okay, the process is intended to destroy or deactivate organisms and enzymes that contribute to spoilage or risk of diseases, including vegetative bacteria. So children, इस प्रोसेस का इंटेंशन क्या होता है, मकसद क्या होता है? इंटेंशन मतलब क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन है डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना। क्या खत्म करना? ऑर्गेनिजम्स को, है ना, खत्म कर देना, डीएक्टिव कर देना। और किसको? एंजाइम्स को, जो क्या करते हैं, खराब करते हैं चीजों को, है कि नहीं, और उनमें डिजीज पनपने देते हैं। तो इससे पाश्चराइजेशन की मदद से आप कोई भी चीज को स्पॉइल होने से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब होना, है ना। कहते हैं ना यार, ओ माय गॉड दिस वेजिटेबल इज स्पॉइल्ड, ओके, खराब हो गई है। तो अगर आपको उसको स्पॉइल होने से क्या करना है, बचाना है, तो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, पाश्चराइजेशन का इस्तेमाल करना है, जो कि किसने दिया था हमें, लुइस पास्चर जी ने। ओके चिल्ड्रन, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे। He was a French microbiologist who gave us the process of pasteurization. Clear? Okay.
Now, the next scientist is your Thomas Stals. Who is he? He is Thomas Stals, children. अब इन्होंने भी बहुत बड़े कारनामे किए हैं, ऑलराइट, जिसके बारे में दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उन्होंने वो चीज कर दिखाई। थॉमस स्टाल्स ने क्या किया है? लेट्स रीड आउट। Thomas Stals conducted and performed the first liver transplants and developed medication to prevent organ rejection, children. So children, जैसे कि आपने सुना होगा, है ना, कि यार उसका लिवर खराब हो गया है, लिवर अगर मिल जाए, कोई डोनर मिल जाए, कोई लिवर देने वाला मिल जाए तो क्या हो सकता है, उसकी जिंदगी सुधर सकती है। ठीक है, किडनी खराब हो गई है, किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो, मतलब किडनी को चेंज करके दूसरी किडनी उसमें फिट कर दो। क्या ये इजी थिंग थी? जस्ट आप सोचो कि यार अगर आपको पता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल कि आपकी बॉडी का जो एक ऑर्गन है अगर वो खराब हो जाता है तो कोई दूसरा ऑर्गन आप बाहर से अपनी बॉडी में पुटअप कर सकते हो? तो आप अगर सोचो कि अगर साइंस ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया होता तो इज इट पॉसिबल, इज दिस थिंग द पॉसिबल? नो। लेकिन चिल्ड्रन, हमारे साइंटिस्ट तो हैं ही इतने महान, तो थॉमस स्टाल्स जी ने इस चीज को क्या करके कर दिखाया है, इस चीज को उन्होंने कर दिखाया है। ही मेड दिस थिंग पॉसिबल एंड ही is the one who performed the first liver transplantation. ओके, तो जो चीज कल्पना से भी परे थी कि एक ऑर्गन खराब हो जाए अगर बॉडी में तो किसी और बॉडी का ऑर्गन आप अपनी बॉडी में फिट करके बिल्कुल हेल्दी लाइफ अगर जी सकते हो, ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ द इमेजिनेशन थी लोगों के, बट थॉमस स्टाल्स ने ये चीज कर दिखाई और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बताया। Okay, so he is the one. Thomas Stals conducted and performed the first liver transplants and developed medication to prevent organ rejection. और साथ में वो मेडिसिन भी बनाई, है ना, वो मेडिसिन भी बनाई जिससे ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, मतलब बॉडी उस ऑर्गन को, जो ऑर्गन बाहर से, फॉरेन जो ऑर्गन आई है बाहर से, अगर बॉडी में फिट कर दिया जाए तो क्या होता है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने दोस्ती खत्म कर दी, वो चला गया, अब बाहर से एक और दोस्त उस ग्रुप में जुड़ना चाहता है, लेकिन जो ऑलरेडी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो बाहर वाले दूसरे वाले एक फ्रेंड को नहीं जोड़ना चाहते, वो रिजेक्ट करते हैं, नहीं यार इससे दोस्ती नहीं करेंगे, इससे दोस्ती नहीं करेंगे, इससे दोस्ती नहीं करेंगे। तो ऐसी बॉडी में भी होता है, बॉडी में अगर एक ऑर्गन खराब हो जाए और वो ऑर्गन को हटा दिया जाए और दूसरे ऑर्गन को अगर आप फिट करते हैं तो बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं, द बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट दैट न्यू ऑर्गन इनसाइड। लेकिन चिल्ड्रन, थॉमस स्टाल्स ने क्या किया, एक मेडिकेशन भी बनाई जिससे क्या प्रिवेंट हुआ, ऑर्गन रिजेक्शन जैसी चीज, और इसीलिए अगर बॉडी में किसी प्रकार का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बॉडी इज वर्किंग एब्सोल्युटली नॉर्मली। ओके, सो ही इज द वन हु डिड द फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांटेशन। He also led the way for research into animal to human organ transplantation. और साथ ही साथ उन्होंने animal to human organ transplantation भी करना स्टार्ट किया, माने किसी जानवर का अगर आपको ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर डालना है तो even he started doing that. Stals performed the world's first human liver transplant in 1963. So please remember the date. When was the first liver transplant happened? It happened in 1963. And the first successful transplant in 1967 at the University of Colorado. ठीक है, so children, first human liver transplantation 1963 में हुआ, और सक्सेसफुल जो ट्रांसप्लांट था, देखो बहुत बार करना पड़ता है ना, आप हार जाते हो, सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं चीज़ें, बट आप ट्राई करते रहते हो। तो शुरुआत उन्होंने करी थी 1963 से, लेकिन जो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ था इट हैपेंड इन 1967, और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में। ओके, सो चिल्ड्रन, ही इज द वन, थॉमस स्टाल्स, who actually made impossible thing possible and did what, organ transplantation in human body. Okay, so he is Thomas Stals. All right.
Stars improve the transplant process to allow identical twins and eventually other blood relatives to donate organs to one another. साथ ही साथ उन्होंने इस ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को क्या किया, और भी अच्छे से इम्प्रूव किया. देखो धीरे धीरे ना हर चीज में इम्प्रूवमेंट आती रहती है. तो पहले थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही थी, फिर उन्होंने और इसको इम्प्रूव किया. कैसे इम्प्रूव किया कि आइडेंटिकल ट्विंस के ऑर्गन्स बदले जा सकते हैं, क्योंकि अगर जुड़वा है तो उनके अंदर की चीजें भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी. तो उनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल कराया. फिर धीरे धीरे क्या किया कि जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, है ना, जो खून के लोग रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है. तो धीरे धीरे ये आगे ही बढ़े, पीछे नहीं आए. शुरुआत की थी और धीरे धीरे ही मूव्ड फर्दर इन हिज रिसर्च. Stars also worked in kidney transplantation and many thousands of lives have been saved with the procedures. Yes children. So see, जो किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें किडनी काम करना बंद कर देती है और फिर लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसी चीज़ को भी दुनिया में लाकर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी क्या करी, बचाई, अच्छी बनाई. ओके We regard Stars as the father of transplantation, और इसलिए हम सब उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. अब आप सोचिए कि जो चीज़ बिल्कुल सोच से परे थी, जो चीज़ बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते थे कि इट कुड बी पॉसिबल, अगर उन्होंने इस चीज़ को कर दिखाया था तो कितनी बड़ी बात थी. एंड दैट इज वाई थॉमस स्टाल्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ transplantation. So who is he? He is Thomas Stals, who started the organ transplantation. And that is why we call him father of transplantation. All right? Okay. Okay. So children, देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं, है ना. पहला अगर हम शुरुआत करें तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जिससे कारण हमें क्या मिला, एंटीबायोटिक्स मिली और इन्फेक्शन से हम लड़ सके. दूसरे जो थे उन्होंने पाश्चराइजेशन का प्रोसेस हमें समझाया, लुइस पाश्चर. ऑलराइट. और थर्ड जो थे वो थॉमस स्टाल्स, जिन्होंने हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया. तो चिल्ड्रन, इतने बड़े साइंटिस्ट, अब आप सोचिए कितना इन लोगों को स्टडी करना पड़ता होगा. हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं एंड वी गेट टायर्ड, बट यू जस्ट सी दीज साइंटिस्ट, दे हैव वर्कड मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स, एंड देन दे हैव कम अप विद दिस कंक्लूजन. सो दे आर सो जीनियस एंड दे वर सो हार्ड वर्किंग, isn't it? And that is why today we are learning about these great scientists. तो फिर आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं अपने साइंटिस्ट के दूसरे लिस्ट में. ठीक है. So, दूसरे जो है वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं. क्लियर. तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनका नाम है विक्रम साराभाई, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते थे. ही वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद एंड द नेम ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट इज विक्रम साराभाई. सुना होगा आपने, है कि नहीं, क्योंकि क्यों सुना होगा उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा. बट हाल फिलहाल के लिए प्लीज लुक एट हिम केयरफुली. ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट नोन एज विक्रम साराभाई. इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिशियस्ट. तो ये क्या थे, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, है ना. एस्ट्रोनॉट जानते हो ना, हु गो टू स्पेस और हु डज रिसर्च अबाउट द स्पेस एंड ऑल स्पेस एक्टिविटीज. तो विक्रम साराभाई भी क्या थे, आपके एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिशियस्ट. फिजिशियस्ट मतलब फिजिक्स के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखते थे. वॉज डैम इंटेलिजेंट इन फिजिक्स चिल्ड्रन. सो इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिशियस्ट विक्रम साराभाई वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एंडियरिंग एंड डायनामिक विजनरीज. इंडिया के मोस्ट एंडियरिंग एंड डायनामिक मतलब बहुत दूर का अलग अलग विजन रखते थे, सोच रखते थे. जब तक आप बहुत दूर के बारे में नहीं सोचते हो, दूर तक का नहीं सोचते, तब तक आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हो, है कि नहीं. आप कुछ कर नहीं पाते हो. तभी तो कहा जाता है आगे का सोचो, आगे क्या करना है तुम्हें, तुम्हें क्या फ्यूचर में करना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट आर योर एम्स. तभी तो पूछा जाता है, क्योंकि जब तक आप विजन एक नहीं तय करते हो तब तक आप उस चीज में वर्क नहीं कर पाते हो, कैन नॉट वर्क, राइट. सो दैट इज वाई चिल्ड्रन, विक्रम साराभाई के बहुत डायनामिक विजन्स थे. मतलब ही वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
Clear? So he was Indian astronomer as well as he was physicist. He is known as the father of Indian space program. So ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन से फादर हैं, ये किस चीज के फादर कहलाते हैं. तो विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम. फादर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन कौन थे? थॉमस स्टाल्स. फादर ऑफ पास्चराइजेशन कौन थे आपके? लुइस पास्चर. फादर ऑफ पेनिसिलिन कौन थे आपके? चिल्ड्रन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो उसी तरह से फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, मतलब इंडिया के स्पेस से प्रोग्राम से जो भी चीजें रिलेटेड होती है उसके फादर हम किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को. He placed India on the international map for contributing to space research. तो चिल्ड्रन, इससे पहले मतलब इनसे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं की थी इंडिया ने कि इंडिया को भी एक स्पेस रिसर्च के लिए या स्पेस प्रोग्राम के लिए जाना जाए. लेकिन इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण ही प्लेस्ड इंडिया, उन्होंने भारत को एक रिमार्केबल पोजीशन पर पहुंचाया कि हाँ पर इंटरनेशनल मैप पर, माने कि लोग जानने लग गए इनके कंट्रीब्यूशन के बाद कि भाई भारत ने भी स्पेस प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन किए हैं, कुछ ऐसी चीज का आविष्कार किया है जो कि स्पेस के लिए हमारे लिए क्या है? जरूरतमंद है. He placed India on the international map for contributing to space research. Okay, so he contributed to space research, children. So he is actually done a remarkable job in Indian space program, and that is why he is considered as father of the Indian space program. Clear? Okay. Vikram Ambalal Sarabhai, born in 12th August 1919 and he died on 30th December 1971 in Trivandrum. ओके, तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में एंड ही पास्ड अवे इन त्रिवेंद्रम. कब? 30th December 1971. Was an Indian physicist and astronomer who initiated space research and helped develop nuclear power in India. न्यूक्लियर पावर के बारे में आप जानते हैं, हर एक कंट्री अपने पास एक न्यूक्लियर पावर रखना चाहती है जिसके कारण वो अपनी शक्ति दिखा सकती है दुनिया को कि भाई हम सक्षम हैं. अगर तुमने हम पर नज़र उठा के देखी, अगर तुमने हम पर किसी भी प्रकार का आक्रमण करने का सोचा तो हम न्यूक्लियर पावर से क्या है, हमारे पास पावर है. वी नो व्हाट इज न्यूक्लियर पावर, वी हैव दैट न्यूक्लियर पावर, सो बी अलर्ट एंड डू नॉट लुक एट आवरसेल्व्स. तो ये हर कंट्री अपनी पावर दिखाती है कि भाई हमारे पास में है ये चीज, हम सक्षम हैं. और अगर हम पर किसी ने भी बुरी नजर देखा या फिर हम पर किसी ने भी वॉर करने का सोचा, आक्रमण करने का सोचा, तो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है, तो वी आर पावरफुल कंट्री. तो ये हर कंट्री चाहती है कि उनके पास में क्या हो? न्यूक्लियर पावर हो. विक्रम साराभाई ने मदद किया इंडिया को क्या डेवलप करने के लिए? न्यूक्लियर पावर डेवलप करने के लिए. तो अब आप सोचो, एक तो ये बड़ी बात हो ही गई कि ही हेल्प्ड इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर, एंड इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ऐसे ही नहीं कहा जाता, इन्होंने इतने सारे काम किए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, हेल्प किया है, और इसलिए ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. He was honored with Padma Bhushan in 1966 and the Padma Vibhushan in 1972. और इस चीज के लिए इन्हें देखो कितने बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले थे, पुरस्कार मिले थे. कौन कौन से? सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है कि नहीं, जो कि ग्रेट पर्सन को मिला जाता है, सोसाइटी के ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है. तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था भाई, पावर के बारे में बताया, न्यूक्लियर पावर के बारे में बताया, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया. पूरी दुनिया को पता चलने लगा कि इंडिया भी जो है वो स्पेस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ काम कर रही है. इनफैक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने ही स्थापित की थी. आज जो हम इसरो के नाम से जानते हैं, जहाँ पे दुनिया के काम चल रहे हैं, मंगलयान हो रहा है, मंगल मिशन हो रहा है, और ये बहुत सारे काम चल रहे हैं, ये सब की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी, और इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए. ओके, So he was honored with Padma Bhushan in 1966 and the Padma Vibhushan in 1972. So he was given two most biggest awards. ठीक है, Padma Bhushan as well as Padma Vibhushan. He is internationally regarded as the father of the Indian space program. ठीक है, so yes, इन्हें इसलिए कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया में फादर ऑफ इंटरनेशनल, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ओके, क्योंकि he has done
He has done lots and lots of contributions to our Indian space program, children. So he is Vikram Sarabhai. आप देख सकते हैं किस प्रकार से लॉन्च हो रहा है रॉकेट, and he is ready to go into the space, and it all happened because of the Vikram Sarabhai. और जिसके कारण बाकी साइंटिस्ट को भी मोटिवेशन मिला कि आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ नया करना है स्पेस में, कुछ ना कुछ नई खोज करते रहना है स्पेस के लिए. तो किसी ने तो शुरुआत की और उसके पीछे फिर लोग लग जाते हैं, और इसलिए विक्रम साराभाई को हम बहुत ज्यादा मानते हैं और कंसिडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके. Now, the next one is Marie Curie. Who is she? Marie Curie. अभी तक हमने बहुत सारे मेल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं फीमेल साइंटिस्ट के बारे में, और इनका नाम है Marie Curie. Marie Curie was a physicist and chemist who became the first woman to win a Nobel Prize. So children, she was the first woman to win a Nobel Prize. Nobel Prize ऐसे आराम से नहीं मिल जाता लोगों को, है कि नहीं? और यहाँ पर हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मैरी क्वेरी उन औरतों में से सबसे पहले औरत है जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया. Okay, so children, she was a physicist. तो ये भी क्या थी? फिजिशियस थी, और क्या थी साथ में? केमिस्ट थी, और इन्हें सबसे पहला पुरस्कार नोबेल प्राइज एमंग फीमेल्स मिला गया था. क्या चीज के लिए मिला था? आगे देखो. Along with her husband Perry, she discovered two elements, polonium and radium, children. So the most important elements, okay, polonium and radium. ठीक है, इसकी खोज की थी किसने? मैरी क्वेरी ने. किसके साथ मिलकर? अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, पेरी के साथ मिलकर. ठीक है, कौन से दो एलिमेंट का आविष्कार किया? पोलोनियम एंड रेडियम, जिसकी मदद से बहुत सारी चीजें बनती हैं. She also carried out pioneering research into radioactivity. So radioactivity जो कि बहुत बड़ी चीज है रेडियो सिग्नल्स के लिए, चिल्ड्रन, उसका भी काम मैरी क्वेरी ने किया था, और इसलिए अब आप देखो कि मैरी क्वेरी को क्या किया गया? नोबेल प्राइज मिला गया. और आपको पता है कि मैरी क्वेरी इतने ज्यादा इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में रहती थी, इतने रेडिएशंस के बीच में रहती थी, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन शी पास्ड अवे ओनली एट द एज of 60s. yes, बहुत कम उम्र में बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशन. क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं दिन रात अपनी खोज के बीच में ही रहते हैं. अब मैडम जो मैरी क्यूरी थी, उन्होंने तो क्या खोज किया था? आपका टू एलिमेंट्स की खोज करी. कौन कौन से एलिमेंट्स? पोलोनियम एंड रेडियम. इसके बीच में उनको बहुत सारे आप रेडिएशंस के बीच में रहना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें कैंसर हो गया था, एंड देन शी पास्ड अवे, चिल्ड्रन. तो देखो चिल्ड्रन, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये अपनी लाइफ भी दे देते हैं, लेकिन चीज की खोज करते रहते हैं बिना किसी डर के. ओके, सो चिल्ड्रन, शी इज मैरी क्वेरी. शी वॉज द वन who actually discovered the two most important elements, that is polonium and radium, and also she did the research into the radioactivity. Now the next one, the next scientist is after Marie Curie, Sir Chandrasekhara Venkat Raman, that is सर सीवी रमन, है ना? कभी कभी फुल नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन सीवी रमन से सुना होगा. सो ही इज सर चंद्रशेखरा वेंकट रमन. कब इनकी बर्थ हुआ था? 7 नवंबर 1888, एंड ही पास्ड अवे इन 21 नवंबर 1970. तो आप देख सकते हैं पिक्चर. ही इज सर चंद्रशेखरा वेंकट रमन, चिल्ड्रन, जिनको हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं. He was an Indian physicist known for his work in the field of light scattering. Light scattering का मतलब टॉर्च मारो तो देखो कैसे लाइट स्कैटर होती है, फैलती है कि नहीं? बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें रिसर्च करना होता है, वो छोटी सी छोटी चीज में भी ना कोई चीज निकाल लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि लाइट फैल रही है, क्यों स्कैटर हो रही है, क्यों फैल रही है. मार तो हम सीधे रहे हैं, लेकिन ये हर जगह क्यों फैल रही है, स्कैटर क्यों हो रही है? तो यही सोच एकदम से आ गई इनको, और फिर उन्होंने इसके ऊपर खोज कर डाली. ठीक है, सो सीवी रमन वॉज एन इंडियन फिजिशिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग.
Using a spectrograph that he developed, he and his student K.S. Krishnan discovered that when light, अब आप देखिए क्या चीज की मदद से, यूजिंग अ स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से ये और उनके जो एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था उसका, के.एस. कृष्णन, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, डिस्कवर किया कि जब लाइट ट्रैवर्सेस अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटीरियल पर ट्रैवर्स करती है, द डिफ्लेक्टेड लाइट चेंजेस इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब लाइट जो डिफ्लेक्ट हो रही होती है वो अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। सो डायरेक्ट वापस आने के बजाय इट स्कैटर्स। सो ये सब एक बहुत बड़े फिजिशियन का ही काम होता है, जो दिन रात काम करते रहते हैं, हर एक चीज की डिटेल लेते रहते हैं, हर एक चीज की रीडिंग लेते रहते हैं और तब जाके फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो सीवी रमन ने क्या काम किया था, ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग एंड ही गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड, व्हाई एक्चुअली डज इट हैपन। ओके, सो ही वाज डूइंग दिस रिसर्च टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट हुज नेम वाज के.एस. कृष्णन। क्लियर, और उन्होंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी, खोज करके बताई। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि लाइट स्कैटरिंग किसने बताई है, तो आपको बताना होगा सर चंद्रशेखरा वेंकट रमन। This phenomenon, a hitherto unknown type of scattering of light, which they called modified scattering. तो ये जो scattering of light है, इसको हम क्या कहते हैं, modified scattering के नाम से भी जानते हैं, was subsequently termed the Raman effect और Raman scattering, क्योंकि इसकी खोज सीवी रमन जी ने की थी और इसलिए हम इसका नाम एक और नाम से जानते हैं, that is Raman effect और Raman scattering, क्योंकि इन्होंने पूरे बातें बताई, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बताया कि किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जब वो जाती है तो डिफ्लेक्ट होती है, तो पूरी की पूरी जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, रिसर्च किया, तो इसलिए उन्हें इस नाम से भी जाने जाने लगा कि ये जो लाइट स्कैटर हो रही है, दिस इज रमन इफेक्ट। ओके, रमन रिसीव्ड द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब उस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप सोसाइटी में बहुत बड़ा कुछ काम करते हो, कंट्रीब्यूशन देते हो, किसी चीज़ का आविष्कार करते हो जिससे दुनिया के बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो नोबेल प्राइज़ है ये तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जो सीवी रमन जी थे, उन्हें अपने इस रमन इफेक्ट, दैट इज लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब? 1930 को, in physics for the discovery and the first Asian to receive a Nobel Prize in any branch of science। तो देखो, इंडिया में तो थे ही पहले, साथ ही साथ एशिया में भी ये पहले ऐसे इंसान थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ चिल्ड्रन व्हाट, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट। सो यस चिल्ड्रन, दुनिया में ही नहीं, हमारे भारत में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों का करिश्मा कर दिखाया जो पूरी दुनिया भी सोचकर क्या हो गई थी, हैरान हो गई थी। तो दिस इज नोन एज लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट, कि कैसे लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जाती है और फिर क्या होती है चिल्ड्रन, स्कैटर हो जाती है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो ही इज सीवी रमन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज व्हाट साइंटिस्ट डू। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आपको ये समझना है कि साइंटिस्ट आखिर करते क्या हैं। ठीक है, हमने तो ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें समझ गए कि ठीक है, फाइनली वो एक चीज़ हमें देते हैं, एक इन्वेंशन करते हैं, किसी प्रकार की खोज, डिस्कवरी करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को जब पता चलता है तो लाइफ हो जाती है ईजी। लेकिन चिल्ड्रन, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये साइंटिस्ट, और ये सब करने के बाद जाके अंत में उन्हें मिलता है एक प्रॉपर रिजल्ट। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो आज हम इन पिक्चर्स की मदद से समझेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि व्हाट ऑल एक्टिविटी साइंटिस्ट डू। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ पिक्चर्स ऐसी भी होंगी जो साइंटिस्ट के किसी काम की नहीं है, तो आपको ये पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो साइंटिस्ट करते हैं, जो उनकी डे टू डे लाइफ में होता है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड सेलेक्ट दोज करेक्ट पिक्चर्स जो हमारे साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और तब जाके हमें एक बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन द फर्स्ट पिक्चर इट इज रिटन रन। सो क्या कोई साइंटिस्ट किसी
रिसर्च करने के लिए या फिर किसी प्रकार की खोज करने के लिए दौड़ लगाता है? क्या हमारे ये बड़े बड़े साइंटिस्ट पहले रन करते थे और उसके बाद जाके कोई एक्सपेरिमेंट्स करते थे? नो. सो दिस एक्टिविटी आर साइंटिस्ट डोंट डू, राइट? तो ये वाली पिक्चर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. क्लियर? ओके, वन सेकेंड. Okay, so first picture, running, no, because scientists generally don't run before they go for any research or observation. In the second picture children, what can you see? कि एक इंसान है और वो बहुत कोशिश कर रहा है किसी चीज को ऑब्जर्व करने की. ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ध्यान से किसी चीज को देखना. और ये चीज क्या हमारे साइंटिस्ट करते हैं? डू दे ऑब्जर्व बिफोर दे गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स? यस चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी मच नीडेड इन साइंटिस्ट लाइफ. एक गुड ऑब्जर्वर ही बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकता है. जो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता चीजों को, तो वो कैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेगा? सो इसलिए चिल्ड्रन, दिस एक्टिविटी इज 100% ट्रू इन साइंटिस्ट्स लाइफ. तो हम इसको करेंगे टिक कि अच्छी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है साइंटिस्ट की लाइफ में. ओके चिल्ड्रन, इन द थर्ड वन इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड आई नो आप सबको लग ही रहा होगा कि ये एक्टिविटी तो 100% साइंटिस्ट करते हैं. दैट इज़ दे डू एक्सपेरिमेंट्स. बिना एक्सपेरिमेंट्स के चिल्ड्रन कोई भी साइंटिस्ट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते, राइट? कोई भी चीज़ का निष्कर्ष निकालने से पहले, कंक्लूजन निकालने से पहले वो पहले बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो एक्सपेरिमेंट्स ना करे और डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाए तो बहुत गलत हो जाएगा वो तो. क्योंकि हो सकता है कोई मेडिसिन बना रहे हो और उसके पीछे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया और वो मेडिसिन उन्होंने पब्लिकली इंट्रोड्यूस करा दी. सो चिल्ड्रन, उससे तो लोग तबीयत उनकी खराब हो जाएगी, हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा. और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंटिस्ट किसी भी कंक्लूजन में पहुँचने से पहले सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करें. One or two नहीं, many experiments children, and that is why scientists पहले human trial करने से पहले animals पर try करते हैं, then they go for human trials और उसके बाद फिर से observe करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, and then finally they come for the conclusion my dear students. So it is very very much important, so definitely they do experiments. Clear? Okay, तो आगे देखते हैं कि और कौन सी pictures हैं. So children, in the next picture it is fighting. So is it like that? क्या साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं क्या? नो 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 नो. सो डेफिनेटली ये तो रॉन्ग कंक्लूजन है. फाइटिंग वाइटिंग नहीं करते यार, वो तो पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, थीसिस बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, दे मेक क्वेश्चंस. क्या वो क्वेश्चंस डालते हैं? सो यस चिल्ड्रन, एक अच्छा साइंटिस्ट किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले क्वेश्चन करता है. और वो क्वेश्चन खुद के लिए भी हो सकता है, दूसरों से सर्वे करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन यस पहले वो एक प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? और इस तरह के क्वेश्चंस जब बहुत बार चलते हैं दिमाग में और तब फिर रिसर्च की प्रोसेस स्टार्ट होती है. सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, साइंटिस्ट डू मेक क्वेश्चंस. तो ये वाला आपका पिक्चर सही है साइंटिस्ट की लाइफ में. थर्ड पिक्चर आपको क्या लग रहा है? स्विमिंग. सो क्या साइंटिस्ट को स्विमिंग करना अच्छा लगता है क्या रिसर्च के दौरान, कि उनको बस स्विमिंग कर लेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा फास्ट चलेगा? नो चिल्ड्रन, तो स्विमिंग इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड है ना. अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो स्विमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो इसलिए स्विमिंग को हम कर देंगे क्रॉस. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज आर क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर
चीज़ों को जानने का उत्साह रहता है, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो। होते हैं ना कुछ बच्चे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ जानना होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तारे रात को क्यों टिमटिमाते हैं, पूरे प्लैनेट सन को क्यों रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिमाग में आते हैं तभी तो फिर हम उसके आंसर को ढूंढने निकलते हैं। तो यस चिल्ड्रन, एक अच्छा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा होता है क्यूरियस, और जब वो क्यूरियस होता है और फिर जब उसको आंसर पाने की जिद हो जाती है, देन दे गो फॉर द रिसर्चेस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, साइंटिस्ट्स आर क्यूरियस, दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। जिस किसी प्रकार की अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन होती है, दे वॉन्ट टू नो कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? ओके चिल्ड्रन, सो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि एक साइंटिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है। अच्छी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, उसके बाद उनको बहुत सारे क्वेश्चंस सोचने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, एंड इन द लास्ट चिल्ड्रन दे शुड बी क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग। और तभी तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, और फिर फाइनली एक लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। Okay, now moving to our next question. Picture of some renowned scientists are given below. Read the hints and write the names of these great scientists in the space provided. So children, अब आपके पास में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। जैसे आप एक पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। आपको चिल्ड्रन क्या करना है, उनके इस हिंट की मदद से इन साइंटिस्ट को बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। क्लियर? सो हिंट भी दिया हुआ है, पिक्चर भी दिया हुआ है, हमको तो सिर्फ साइंटिस्ट का नाम गेस करके सही बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड आउट आवर फर्स्ट हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। तो पहला हिंट तो ये है कि ये जो साइंटिस्ट है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ही इज अ बायोलॉजिस्ट। गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो आपको समझना है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या थी। सो चिल्ड्रन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये थी कि एक जो साइंटिस्ट थे, माने कि यही साइंटिस्ट जिनका नाम हम अभी बताने वाले हैं, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया और ये बताया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है, चेंजेस, वेरिएशंस को एडजस्ट करने की। देखो, इन्वायरमेंट में तो हर बार चेंजेस होते रहते हैं, कभी बहुत गर्मी पड़ती, कभी बहुत सर्दी पड़ती, कभी बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है। तो वही ऑर्गेनिजम्स, वही लिविंग बींग्स इन्वायरमेंट में सस्टेन कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, जिनके अंदर चेंज्ड इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की शक्ति होती है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो चेंज टेम्परेचर या चेंज इन्वायरमेंट में अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और फिर नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दुनिया में रखना है और किस ऑर्गेनिज्म को दुनिया से खत्म कर देना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिएशंस में हम compete कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और खाना खा सकें और जी सकें। ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि वेरिएशंस में हाउ डू यू एडजस्ट। ओके, तो ये थ्योरी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। और जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको मे बी आपके साइंस में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाया भी जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले आप ये बता दीजिए कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया किसने था, ताकि जब आगे जाके आप इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ें तो आपको इन साइंटिस्ट का नाम पहले से ही पता हो। क्योंकि चिल्ड्रन, इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने बताया और उसके बाद लोगों ने सोचा, अच्छा ऐसा होता है क्या कि वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना चाहिए, सरवाइव करने की शक्ति रखनी चाहिए। सो चिल्ड्रन, he is that scientist which belongs from England and he's a biologist, gave the theory of natural selection और इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। Okay, so his name is Charles Darwin. Okay,
सो चिल्ड्रन आपको आगे जाके मे बी ये थ्योरी पढ़ाया जाए, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। सो चिल्ड्रन पहली चीज जो सबसे पहले आपको बताई जाएगी वो यही बताई जाएगी कि ये थ्योरी दी किसने थी। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट वन। The next hint is the great Scottish scientist who discovered penicillin. ओके, अब जो दूसरा हिंट है वो ये है कि जो ये पिक्चर में विराजमान है साइंटिस्ट, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कॉटलैंड से ही। सो ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटिश थे और इन्होंने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की। ओके, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक टू क्योर मेनी बैक्टीरियल डिजीजेस। और ये क्या था? पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लड़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया खोज, बहुत ही बढ़िया एक प्रकार की डिस्कवरी चिल्ड्रन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हैपेंड एंड इट वाज गिवन बाय दिस पर्सनालिटी। और वो क्या नाम है? पेनिसिलिन की खोज किसने करी है चिल्ड्रन? जिसके कारण अगर आज हमारी तबीयत थोड़ी बहुत खराब भी हो जाती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाके एंटीबायोटिक्स का डोज ले लेते हैं और फिर हम पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन इस इंपॉर्टेंट खोज को किसने हमें बताया था? सो द नेम ऑफ दिस स्कॉटिश साइंटिस्ट इज, यस यू आर राइट, द नेम इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो ये तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो बहुतों को तो पता होगा, जिन्होंने भी ध्यान से चैप्टर का वीडियो देखा होगा उनको तो पता होगा। द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ओके, एंटीबायोटिक क्या दुनिया में लाना, लोगों की हेल्थ बढ़ाना, कितनी अच्छी बात है। उनकी उम्र बढ़ा दी है कि नहीं? ये तो पहले क्या होता था, हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता था और लोग बीमार पड़ रहे थे, है ना, कुछ लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। सो वेरी वंडरफुल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग who discovered penicillin. Okay, next one. Now this lady, okay, so the next picture, can you see? Okay, this lady had discovered radium children, very important element radium, and won 2 Nobel prizes। और एक नहीं, यहाँ पे एक नोबेल प्राइज जीतने के लिए ही लोग सोचते हैं ओ माय गॉड कितना अच्छा हो गया। इस लेडी ने तो 2 नोबेल प्राइज जीते थे। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट प्राइजेस। और चिल्ड्रन पहली लेडी, पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस खोज के लिए? रेडियम की खोज के लिए, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो इसी महिला ने हमें दी थी चिल्ड्रन। ओके, सो पॉलिश फ्रेंच साइंटिस्ट, क्या नाम है इस लेडी का? So the name of this lady is Marie Curie. Okay. और चिल्ड्रन एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की, रेडियो एक्टिव के बारे में बताया, तो इतने टाइम से जब वो इस रेडियो एक्टिविटी के बीच में रहती थी, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस का सामना करती थी और इसलिए चिल्ड्रन इनकी डेथ भी इसी रेडिएशंस की वजह से जल्दी हो भी गई थी। सो यू कैन सी चिल्ड्रन, दीज साइंटिस्ट आर सो गुड, दे आर हार्ड वर्किंग एज वेल एज चिल्ड्रन, दे डू नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। भले ही उनकी मृत्यु ना हो जाए, वो दुनिया से चले जाए, लेकिन चिल्ड्रन वो अपनी खोज करते रहते हैं, रिसर्च में बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं। सो दिस लेडी, द नेम ऑफ दिस लेडी इज मैरी क्वेरी, जिन्होंने अपने हस्बैंड की मदद से क्या डिस्कवर किया था? रेडियम, पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स और दुनिया को रेडियो एक्टिविटी बताई थी, जिसके लिए इन्हें 2 नोबेल पुरस्कार भी दिए गए हैं। सो शी इज मैरी क्वेरी चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट वन। Now in the 4th picture, can you see this personality? तो in the chapter when हम लोग ना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। So he invented the process of पास्चराइजेशन। कौन सा प्रोसेस? पास्चराइजेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको किल कर दिया जाता है बाय हीटिंग द
हीटिंग दी थिंग्स अप, ओके। सो कितने तक, 100 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब आप उससे कम में उस चीज़ को माइल्ड हीट करते हो तो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। जैसे हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं, फ्रूट जूसेस को पास्चराइज करते हैं, पैकेज्ड फूड को पास्चराइज करते हैं। तो भाई इस प्रोसेस को हमें बताया किसने था कि एक पास्चराइजेशन प्रोसेस होती है, कर लो तो चीज़ें आपकी खराब नहीं होंगी, चीज़ों में स्पॉइलेज एंजाइम्स नहीं पड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकोगे। So children invented pasteurization technique to prevent milk from being spoiled. Spoiled मतलब खराब होने से बचाने के लिए दूध को पास्चराइजेशन प्रोसेस की टेक्निक किसने हमें बताई थी? So the name of this scientist is Louis Pasteur. Okay. So the name of this scientist is Louis Pasteur. और इनके सरने में पास्चर लिखा हुआ था, इसलिए इस टेक्निक का नाम भी क्या रख दिया गया, पास्चराइजेशन टेक्निक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। Born in England, this great scientist discovered relation between electric and magnetic forces. So children, पहला हिंट है कि ये जो पर्सनालिटी है, he was born in England, और इस ग्रेट साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यहाँ पर आविष्कार था वो इन्होंने किया। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड चिल्ड्रन। तो अब आप सोचो, जो आज आप टेक्नोलॉजी इतने आराम से यूज़ कर पाते हो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ का हम जो सोच पाते हैं, उसकी सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, इन पर्सनालिटी ने की थी। इन्वेंटेड डायनमो एंड इलेक्ट्रिक मोटर। सो बेसिकली जो आज इलेक्ट्रिक मोटर जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी इन्होंने की थी चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, इस इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस से? सो चिल्ड्रन, ही इज माइकल फैराडे। Okay, he was from England children, and he was the one who gave us the solution of electromagnetism and electrochemistry, and finally he invented dynamo and electric motor, जिससे आज पूरी दुनिया भाग रही है। तो उसकी शुरुआत किसने करी थी, माइकल फैराडे ने। आप पिक्चर में देख सकते हैं, he is the one who was from England and he was a scientist named Michael Faraday children. Okay, now next one, father of modern transplantation, okay, who performed the first human liver transplant. तो आज जब कोई ऑर्गन बॉडी का खराब हो जाता है तो जो लोग होते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन ट्रांसप्लांटेशन है, माने कि जो ऑर्गन बॉडी में खराब हो गया है उसे हटाकर दूसरा ऑर्गन वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं क्या। लेकिन ये जो आज हम सोच पा रहे हैं, ये जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल को जो हम पॉसिबल बनाने की सोच पा रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? पहला मॉडर्न ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था कि एक ऑर्गन को हटा के दूसरे ऑर्गन को डाल सकते हैं। और सबसे पहला लिवर ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? ओके, और धीरे धीरे ग्रेजुअली किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हुआ था। लेकिन किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो करी होगी ना रिसर्च, मेहनत, बहुत सारी पढ़ाई, और तब जाके ट्रांसप्लांटेशन की खोज हमें मिली। So who was he children who did the first modern liver transplantation? So the name of this scientist is Thomas Stahls. Okay, so do not forget his name. The name of this scientist is Thomas Stahls children. इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। इन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए। जो लोग सोचते थे कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, अब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी ज़िंदगी को और बढ़ाया आगे, लाइफ को आगे बढ़ाया विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। और आज तो हर प्रकार के ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन
हो जाता है, यस, ओनली इन द केस अगर वो ऑर्गन के डोनर्स अवेलेबल हो चिल्ड्रन, राइट। सो आपको यहाँ पर जानना है कि जो ट्रांसप्लांटेशन था वो हमें किसने बताया था, उसके बारे में थॉमस स्टाल्स ने, और पहला जो फर्स्ट ह्यूमन लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी किसने किया था, थॉमस स्टाल्स जी ने। ओके, now the next one. Now the seventh hint is, born in Germany, he was a great physicist who propounded the theory of relativity. So children, अब जो दूसरा हिंट है आपके सामने वो ये है कि ये साइंटिस्ट कहाँ जन्म लिए थे, जर्मनी कंट्री में, और ये बहुत बड़े फिजिशियस थे, मतलब फिजिक्स में तो ये बहुत बड़े, इनके पास में क्या थी, महारत हासिल थी। ही वॉज ग्रेट फिजिशियस्ट who propounded the theory of relativity. Now, what do you mean the theory of relativity? So children, theory of relativity is nothing but it is theory of gravity. तो क्या आपने gravitational force के बारे में पहले कभी सुना है, नहीं सुना है? So let me give you an example. So children, अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज वापस आती है ना, सो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऐसी कोई अनसीन फोर्स होती है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो अनसीन फोर्स क्या करती है, चीज को पुल करती है चिल्ड्रन। ओके, ऑल्सो चिल्ड्रन, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने लॉज ऑफ मोशंस भी दिए थे। तो इतने महान फिजिशियस्ट ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों से अवगत कराया, हमारी जिंदगी में उसका इंट्रोडक्शन दिया। खुद इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माने ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे समझा, क्योंकि वो एक दिन लेटे हुए थे और एक एप्पल को नीचे गिरता हुआ देखे, तब जाके उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये सब क्या है। सो चिल्ड्रन, क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे और इनके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुई कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, क्वेश्चनेयर बने कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया कहीं। सो चिल्ड्रन, जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुई, तो उन्होंने फिर अपनी रिसर्च चालू करी, एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया और जाके फिर हमें दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज ग्रेट वर्क। तो चिल्ड्रन, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। But what is the name of this German scientist who gave us the theory of relativity? So the name of this great physicist scientist is Albert Einstein. Okay, very knowledgeable person, children. So the name is Albert Einstein. ओके, सो इन्होंने ही हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ मोशंस बताए, जिससे आज हमारी जिंदगी बहुत आराम से चल रही है। ओके, सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड यू कैन हैव अ पिक्चर ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट हिंट, he is an Indian scientist and is called the father of Indian space program. अब इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन, ये जो शख्सियत है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और इसरो की जो फाउंडेशन स्थापना थी वो इन्होंने ही की थी और दुनिया को चिल्ड्रन स्पेस में एक नाम दिया इंडिया का। इंडिया पहले स्पेस में कुछ नहीं कर पाता था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन चिल्ड्रन इस साइंटिस्ट ने ही दुनिया में इंडिया को एक स्पेस में एक रिकग्निशन दिया, साथ ही साथ चिल्ड्रन न्यूक्लियर पावर में भी बहुत ज़्यादा मदद करी। तो इनका नाम क्या है जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है आपके जीके में, दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, देन यू मस्ट नो द आंसर। द आंसर इज चिल्ड्रन विक्रम साराभाई। ओके, सो द आंसर इज विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं और इसरो की भी स्थापना यहीं से शुरू हुई थी। सो ही इज विक्रम साराभाई, ग्रेट फिजिशिस्ट फ्रॉम इंडिया चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हिंट है
ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट। अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, पिक्चर आपके सामने है। ओके, सो ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट हु हैज मेड इंडिया प्राउड, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया को प्राउड मूवमेंट दिया था, गर्व की बात थी। He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1983, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, तो चिल्ड्रन देख रहे हो, जितने साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन सबको नोबेल पुरस्कार मिले, क्योंकि उनके जो काम थे वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये साइंटिस्ट जो थे हमारे इंडिया से, इनको भी अपने इस काम के लिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने क्या चीज की खोज की थी, लाइट स्कैटरिंग की। ओके, कि आप लाइट को जब आप एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में उसको जब थ्रो करते हो तो कैसे लाइट डाइवर्सिफाई होती है। सो ही गेव अस द थ्योरी ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो ग्रेट फिजिशिस्ट फ्रॉम इंडिया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी चिल्ड्रन, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1983 में। So he is children Sir C.V. Raman, that is Chandrasekhar Venkat Raman. Okay, so Chandrasekhar Venkat Raman, and he belongs from India, our own country. So he's a great scientist. तो विक्रम साराभाई हो गए, डॉक्टर सीवी रमन हो गए, ये सब इंडिया के साइंटिस्ट थे और इन्होंने हमारे भारत को बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट दिया। हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें अवगत कराया, दुनिया को अवगत कराया, जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। सो थ्योरी ऑफ लाइट स्कैटरिंग वॉज गिवन बाय डॉक्टर सीवी रमन, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर? ओके, सो चिल्ड्रन आपने देख लिया कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और वो क्या क्या काम थे। तो आपको लर्न रखना है उनकी पिक्चर्स, उनके नेम्स, और उन्होंने क्या काम किया, माने कौन सी खोज और कौन सा इन्वेंशन किया। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कई बार आपको इन्वेंशन के थ्रू पूछ लिया जाए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, देन यू मस्ट नो द आंसर, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज को खत्म करते हैं ऑफ चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो चिल्ड्रन मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड को मांगे। ओके, साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स में और भी बहुत सारे कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट के। जैसे कि आपको अगर इंग्लिश सीखना हो, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो आप उसको कर सकते हैं। ओलंपियाड की आपको अगर तैयारी करनी है तो कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। NTSC हिंदी पढ़ना हो तो भी आप कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। आपको सिंगल रुपए भी नहीं देना है। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी कोई भी जानकारी, अपडेट, इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए यहीं पे हम ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्लास 5th GK के। तब तक के लिए हमें लाइक करते रहना, फॉलो करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।